हेलो एवरीवन। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये आरओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आरओ के एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र की एक अलग से बुक आती है जिसमें सारे जो हमारे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक ही बुक में होती है। तो उसी बुक को हम यहाँ पे कवर करेंगे और एग्ज़ाम अभी बिल्कुल पास है। तो जो करंट अफेयर्स है और घटना चक्र और ये जो जो घटना चक्र की जो सारी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड बुक होती है तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हम देखेंगे वो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित जो आभूषण थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो सही उत्तर है हमारा महदहा। और ऑप्शन अगर देखें तो सराय नाहर राय, महदहा, लेखहिया और चौपानी मांडो। ठीक है, तो महदहा जो है सही उत्तर है। और देखते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। तो देखिए पहला जो क्षेत्र है वो है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान क्षेत्र। तो जो दूसरा है हमारा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, यहाँ से जो है हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण जो है और आभूषण बहुत बड़े पैमाने पे मिले हैं। और अगर हम देखें कि डॉक्टर जय नारायण पांडे के अनुसार उनकी एक जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसमें महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थानों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अजंता, बाघ, अमरावती और भीमबेटका। तो भीमबेटका हमारा सही उत्तर है। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाओं में है। ठीक है, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जबकि अजंता और अगर बाघ के शैलाकृत गुफाओं की बात करें तो ये जो है ऐतिहासिक कालीन यानी कि मौर्य के बाद की है ये जो अजंता और बाघ है। ठीक है, अमरावती जो है वो अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है और शुंग कालीन और सातवाहन कालीन इसको माना जाता है। सैंधव सभ्यता को अगर हम देखें तो देखिए इसमें हमारे पास सूची है, दोनों सूची को हम देखेंगे। तो देखिए पहला जो है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। दूसरी सूची में है भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो कौन जो ये आपकी बस्ती है और ये जो है नदी का किनारा, तो कहाँ पे जो है कौन सा जो है बसा हुआ है? ठीक है, तो हड़प्पा हम देखें तो ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर। कालीबंगन घग्गर पे है, लोथल भोगवा पे और रोपड़ सतलज पे। ठीक है, फिर से देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर, लोथल जो है भोगवा पे और रोपड़ सतलज पे। तो ये जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो किस पुरातत्व स्थल से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो है पाया गया है? ठीक है, रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। तो सही जो उत्तर है हमारा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सैंधवकालीन सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 55 मीटर और पूर्व अगर चौड़ाई देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 55 मीटर और ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई अगर देखें तो 33 मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ये भी सही है। और अपने उद्योगों के लिए। तो ये चार जो है हमारा चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं कैसे सही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है नगर नियोजन। ठीक है, तो वहाँ का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता था जो हड़प्पा संस्कृति के लिए। यहाँ पे नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे और हड़प्पा जो है सर्वप्रथम ज्ञात होने के नाते इसका नाम हड़प्पा जो है सभ्यता पड़ गया था। ठीक है, कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य और लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सारा है हमारा सारा ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो देखिए धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त है। अगर पूछेगा कौन सा हड़प्पा का जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त है तो वो है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है
और ये एक हड़प्पीय नगर है। यह नगर आयताकार बना हुआ है और इस नगर के जो है 3 भाग हैं, किला, मध्य नगर और निचला नगर। कौन सा? किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। तो जो हाथी दांत का पैमाना है वो कहाँ पे मिलता है? वो लोथल से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल से मिलता है। तो देखिए, हड़प्पीय सभ्यता जो है भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का जो पैमाना है वो जो है कहाँ से? लोथल से मिला है। ठीक है। वैदिक काल देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, 4 वेद हैं हमारे टोटल। ये देखिए, सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। तो यही ऑप्शन आपका एक्सप्लेनेशन भी है। और फिर से हमें सूची को मिलान करना है। तो देखिए, पहली सूची में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरी सूची में है संगीत में स्रोत और कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो जो हमारा ऋग्वेद है वहाँ पे स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, सामवेद में संगीत में स्रोत है और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ जस्ट सेकेंड, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में से प्राप्त होता है? तो देखिए, ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, केनोपनिषद आएगा तो वो सही नहीं होगा, कठोपनिषद जो आएगा वही सही उत्तर होगा। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए, संस्कृत में मौलिक रूप से लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता, और धार्मिक ग्रंथ है ये, जो महाभारत है उसका एक भाग है गीता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? सही उत्तर हमारा है बी, वासुकी। ठीक है, वासुकी की जो है रस्सी के रूप में जो है उसका वासुकी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था। तो देखिए, जो पौराणिक हमारे हिंदू कथा है उनके अनुसार समुद्र मंथन के लिए माथनी के रूप में मंद्राचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों का राजा वासुकी, ठीक है, माथनी के रूप में या मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुम्भरावतार, ठीक है, कुम्भरावतार मतलब क्या होता है? कछुए का अवतार धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर उठा रखा था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ एक मिनट इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ठीक है, इसका ये किसका है? एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता कौन है? ठीक है, होता का संबंध किससे है? तो पूछ रहा है कि जो वैदिक कर्म कांड है उसमें होता जो है उनका संबंध किससे है? तो देखिए, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो सही उत्तर है ऋग्वेद से। जो होता का संबंध है वो है आपका ऋग्वेद से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, टोटल 10 मंडल्स हैं और 1028 मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र हैं। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद 21 शाखाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं पतंजलि ने बताई? 21 शाखाएं। ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, जो दूसरे से 7वां मंडल है, यही सबसे प्राचीन है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और इसको वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसी को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम और दशम जो मंडल है, पहला और 10वां जो मंडल है वो अर्वाचीन है, जो सबसे आपका क्या है? अर्वाचीन। ठीक है, मतलब नया है। और सबसे प्राचीन जो है कौन सा? 2 से 7। ठीक है, 2 से 7वां जो मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे जो है नया कौन सा है? 1 और 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या कौन है? अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए?
तो देखिए अघन्या जो है गाय के लिए प्रयोग हुआ है। तो वैदिक काल में जो गाय है वो अघन्या है। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, ठीक है, जिसको मारा नहीं जा सकता, तो वो अघन्या है। ठीक है, गाय की हत्या करना, उसको घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड, ठीक है ना, मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। और जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? अपनी जीवन जो है यापन करने के लिए जो वेद वेदांग को पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। तो वो पूरे वेद को नहीं, वेद के कुछ पार्ट्स को वो पढ़ाते थे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था। और आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई फीस नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। अथर्वयु वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। तो जो अथर्वयु है वो अथर्वयु क्या है? वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण का काम करते थे, जबकि जो पुरोहित होते थे वो उनका काम था जो कर्म कांड है उसको संपादित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और अगर पूछेगी जो जो यजुर्वेद है या फिर अगर जो आपका सारे ऐसे भी एग्जाम में आता है कि जितने वेद हैं चारों वेद हैं तो कौन कौन से ब्राह्मण उनसे अटैच्ड हैं, ठीक है ना, तो ऋग्वेद से कौन से ब्राह्मण अटैच हैं, तो ऐसे जो है ये ब्राह्मणों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ठीक है, ये ग्रंथ जो है यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधान संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण की बात करें तो क्या है, ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। अब अगर ऐतरेय और कौशिकी की बात करें तो ऋग्वेद से है, तांड्य महाब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से। सामवेद से कौन कौन से हैं? तांड्य महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से रिलेटेड हैं। शतपथ ब्राह्मण का जो है रिलेशन है वो यजुर्वेद से है, जबकि गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से है। गोपद ब्राह्मण कहाँ से? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूल रूप में जानी जाती है। तो महाभारत मूल रूप में कैसे जानी जाती है? जय संहिता के नाम से। ठीक है, महाभारत में की जो रचना है के काल में वो 8800 श्लोक थे। इसमें कितने श्लोक थे? 8800, और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत का जो दूसरा संस्करण भारत था। ठीक है, महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी। और वर्तमान समय में अगर देखें तो महाभारत में जो है 1,00,000 श्लोक हैं। तो अंतिम संस्करण है जिसे शत सहस्त्री, ठीक है, शत सहस्त्री जो है संहिता या जो है भारत कहा गया। तो क्या कहा गया? शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो देखिए ये मौर्यकालीन जो है मौर्यों से पता चलता है कि लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि जो है बुद्ध का जन्म स्थान है, क्योंकि मौर्य काल के जो राजा होते हैं अशोक, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो है करों की छूट वगैरह करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेय अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है कि जो शाक्य मुनि का जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया और उसने जो है इस स्थान की पूजा की और शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म होने के कारण यहाँ पे कर की छूट प्रदान की थी। ठीक है, कर में छूट प्रदान करने की घोषणा भी जो है अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये आपको पता है कि रुम्मनदेव अभिलेख इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी के
किसके काल में आए थे? जो बुद्ध भगवान हैं वो कौशाम्बी में जब आए थे तो वो किसके काल में आए थे? ठीक है, तो देखिए इसमें जो उदयन हैं उनके काल में बुद्ध आते हैं कौशाम्बी में। तो व्याख्या देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं वो वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने वहाँ पे 9वां विश्राम किया था। ठीक है, 9वां विश्राम वहीं पे किया था। और उदयन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम जो विहार होता है वो भिक्षु संघ को दान कर देते हैं। तो कौन सा? घोषित राम विहार को भिक्षु संघ को दान कर देते हैं। ठीक है, और पिंडोला भारद्वाज के कहने पे वो जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने जो है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था? तो देखते हैं ये महाकश्यप हैं जिन्होंने पहली बौद्ध जो है आपका परिषद का संचालन किया। तो प्रथम बौद्ध जो संगीत थी वो कहाँ थी, या प्रथम जो बौद्ध परिषद है वो बुद्ध भगवान की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में। बिल्कुल याद रखना है कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के तत्काल बाद जो है पहली जो बौद्ध परिषद है वो जो है राजगृह या राजगृह भी बोलते हैं, सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध के जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी अध्यक्षता? महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी थे, है ना, आनंद और उपाली भी वहीं पे प्रस्तुत थे। प्रथम जो बौद्ध परिषद हुआ था इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। किसका हुआ? बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संकलन हुआ था। और सुत्त और विनय नामक दो पीठकों का, सुत्त और विनय दो पीठकों का जो है दो पीठकों में विभाजन कर दिया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है, आनंद और उपाली जो होते हैं उन्हें जो है धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो आनंद को धर्म और उपाली को विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथी बौद्ध जो परिषद है वो कहाँ हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में जो है हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये कनिष्क के काल में जो है आपका कुंडल वन। और कहाँ पे है कुंडल वन? ये जो है आपका क्या कहते हैं इसको, कश्मीर। ठीक है, कनिष्क के काल में कुंडल वन में कश्मीर में जो है हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रथम बौद्ध जो परिषद है या संगीति है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है हुई थी और अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में या राजगीर जो है वहाँ पे सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, द्वितीय जो है हमारा बौद्ध संघ वो कहाँ पे हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध जो है परिषद की स्थापना हुई थी। और ये बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में जो है किया गया था। थर्ड अगर हम काउंसिल की बात करें तो तीसरा जो काउंसिल है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तिस क्या है, कौन है? मोगलीपुत्तिस जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडन वन या कश्मीर में होती है। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र और उपाध्यक्षता जो है अश्वघोष करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और ये देखिए सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। द्वितीय बौद्ध जो आपका बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन आपका वैशाली में हुआ था, हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारा सारनाथ की भूस्पर्श मुद्रा। ठीक है, ये भूस्पर्श मुद्रा कहाँ की है? सारनाथ की है। बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है गुप्त के काल से। ठीक है, ये गुप्त के काल की प्रतिमा है जो भूस्पर्श मुद्रा में है। तो देखिए भूस्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल के से संबंधित है और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा, ठीक है, भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट हमारा है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो ये जो है आपके ये माध्यमिक, ठीक है, कौन से बौद्ध संप्रदाय से थे? ये माध्यमिक संप्रदाय से थे। ठीक है, देखिए माध्यमिक का जो अर्थ है वो शून्यवाद है। ठीक है, माध्यमिक का जो अर्थ है वो शून्यवाद है और इसके प्रवर्तक जो होते हैं वो नागार्जुन हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है माध्यमिक करिका। क्या रचना है? माध्यमिक करिका। और इसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। जो भी कोई वस्तु है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उन पर निर्भर करती है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद
क्या प्रतीति समुत्पाद को ही शून्यता कहा। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को बुद्ध भगवान ने मध्यम एक्सट्रीमिटीज को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया था कि चरम जो है किसी चीज़ की, अगर दुख है तो उसको दुख को जो है झेलने की, भोगने का एकदम चरम, वो चीज़ नहीं फॉलो किया उन्होंने, मध्यम मार्ग को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक सेकेंड में ये, हाँ ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है ये जो है आपको बता देना। देखिए चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल, और विहार जो है निवास स्थान होता है। ठीक है, चैत्य और विहार में यही डिफरेंस है। चैत्य आपका पूजा स्थल हो गया और जो आपका विहार हो गया वो क्या हुआ, आपका निवास स्थान हो गया। तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिता संबंधी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, शवदाह के पश्चात जो बचे हुए अवशेष होते हैं भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हें प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। तो एक तरीके की समाधि है उसको चैत्य या स्तूप कहा गया है। और इन समाधियों में जो पुरुष है उनके धातु अवशेष सुरक्षित थे। वह चैत्य उपासना के केंद्र, चैत्य है वहां पे बैठ के उपासना किया जाता था। और बाद के टाइम में जो बौद्ध लोग हैं उन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लेते हैं। ठीक है, चैत्र ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं और जो आवास होता है उसको क्या कहते हैं, आवास को विहार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है, सांची में, नालंदा में, पावापुरी में और राजगृह में। तो जो सप्तकर्णी गुफा है वो राजगृह में है। कहाँ पे है, राजगृह में है। तो वहीं पे जो है जो फर्स्ट हमारी बौद्धिस्ट काउंसिल थी वो वहीं हुई थी। तो देखिए राजगृह जो है वो नालंदा जिले में एक शहर है राजगृह की वैभरा। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ, वैभरा पहाड़ियाँ पर सप्तकर्णी गुफा स्थित है। कहाँ पे है, वैभरा पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शालाकृत चैत्यगृह कहाँ पे है। तो अगर हीनयान की जब हम बात करें वहाँ उस अवस्था की जो विशालतम आपकी और सर्वाधिक विकसित शालाकृत चैत्यकृति कहाँ पे है, तो ये आपका है कार्ले में। कहाँ पे है, कार्ले में। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम और जो है सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चैत्यगृह जो है वो कार्ले में है और कार्ले आपका महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे है, गुजरात में है। वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है, सॉरी बंगाल में नहीं है, ये जो है वल्लभी आपका गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, नालंदा है, वल्लभी है और विक्रमशिला। ठीक है, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो नालंदा और विक्रमशिला बिहार में और वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना में, नालंदा कहाँ पे है, बिहार के पटना में। पटना से अगर दक्षिण जाए 40 मील दूर तो आपको नालंदा वहाँ पे मिल जाएगा। और जो है नालंदा कहाँ पे है, एक बड़गांव नाम का गांव है। कौन सा गांव, बड़गांव नाम का गांव है, वहीं पे है नालंदा बिहार। ठीक है, उसकी समीप स्थित है। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बिल्कुल ये आप इम्पोर्टेंट है, ये हीनयान की नहीं बल्कि महायान का। ठीक है, महायान के जो है शिक्षा का केंद्र था। अगर हीनयान की बात करें तो कार्ले है। ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र में, और महायान का जो आपका ये है नालंदा। ठीक है, वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ में। वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात के काठियावाड़ में है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में वल्लभी स्थित था। और ये जो है वल नामक स्थान पर स्थित था। भारत के पश्चिम जो है जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था वल्लभी। यह हीनयान, ठीक है, यह हीनयान बौद्ध के धर्म के शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। विक्रमशिला बिहार की बात करें तो आधुनिक भागलपुर से 24 मील दूर, अगर हम जो है विक्रमशिला की बात करें तो जो है भागलपुर से 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी, पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की। तो विक्रमशिला में अगर हम देखें तो महाविहार की स्थापना जो है कौन किया, पाल नरेश धर्मपाल ने। ठीक है, और उसने यहाँ पर मंदिर और मठ भी बनवाए। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनर कहाँ पे, गुजरात के जूनागढ़ स्थित इलाके में स्थित है। और बौद्ध धर्म में उज्जैन अवंती की राज्य की राजधानी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो उज्जैन है वो अवंती के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जैन धर्म शुरू हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन, अगर पूछे कि बौद्ध और जैन दोनों जो है धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है, तो वो है कौशाम्बी। ठीक है, तो देखते हैं कौशाम्बी क्यों जो है दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है।
तो एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ। हाँ, तो देखिए, इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूर पर स्थित कोसम नामक स्थान, कौन सा स्थान? कोसम नामक स्थान जो होता है वो जो है प्राचीन काल में कौशाम्बी था। ठीक है, वैदिक एवं जैन साहित्य के अनेक बार कौशाम्बी का जो है उसमें उल्लेख हुआ है। और अगर पुराणों की माने तो हस्तिनापुर के राजा जो निचच्छु हैं, ठीक है, कौन से निचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह, हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। तो कौन करवाया था? हस्तिनापुर के राजा निचच्छु। ठीक है, तो कौशाम्बी की जो है स्थापना उन्होंने करवाई थी जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में बह गया था। ठीक है, जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष, कौन सा वृक्ष? कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसको कौशाम्बी इसका नाम पड़ा। यह जैन तथा बौद्ध, किसका किसका? जैन और बौद्ध दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी में कई बार आए थे वो धर्मोपदेश देने, तर लोगों को अपना शिष्य उन्होंने बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था, और जो है बहुत सारे विहार थे। घोषित राम विहार कहाँ पे है? यही कौशाम्बी में ही है, और इसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने कराया। तो किसने कराया? श्रेष्ठ घोषित ने कराया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है शैव एवं भागवत धर्म। कौन सा धर्म? शैव और भागवत धर्म। तो देखिए, नैनार कौन है? तो जो हमारा सही आंसर है वो नैनार है, जो शैव भक्त होते हैं, शैव भक्त हैं नैनार। ठीक है, तो देखिए, पूर्व माध्यमिक में भक्ति भावना जो है मध्यकाल है, उसमें भक्ति भावना का प्रसार मुख्यतः कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत में, तमिल भाषी क्षेत्र में। दक्षिण भारत में भी कहाँ पे? तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ, जो तमिल के भाषा के क्षेत्र है वहां पे हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान जो विष्णु के उपासक थे उनको जो है अलावार कहा जाता था। अलावार या अलवार, ठीक है, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। और जो शिव भगवान के उपासक थे उनको कहा गया नयनार। ठीक है, नयनार। तो नयनार मतलब तीन जो है उनके, तीसरा भी नेत्र था, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव भगवान को नयनार, और बाकी जो बचते हैं हमारे विष्णु भगवान, उनके जो है जो आपके शिष्य होते हैं उनको अलवर जो है संत कहा जाता है। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति जो है व्यक्तिगत प्रेम से, कौन से? व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग उन्होंने दर्शाया वो व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष की मार्ग का रास्ता बताया है। और जाति प्रथा तथा इसकी कठोरता का विरोध किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जाति प्रथा है और इसकी कठोरता का जो है, ये जो नैनार और जो है अलवर संत थे उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, अब नैनार कौन थे? तो देखिए, शैव धर्मानुयायी थे, हमने अभी देख लिया। और ये आर ओ का आपका सारा क्वेश्चन ही जो अब मैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो RO से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है देखते हैं क्वेश्चन आया, जस्ट सेकेंड। हाँ, भगवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अगर हम देखें भगवत संप्रदाय, तो जो भक्ति रूप है उसमें कितने हैं? ठीक है, तो इसमें जो है 9 भक्ति रूप हैं। ठीक है, 9 भक्ति रूप हैं, इसलिए इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, भगवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, कौन से संप्रदाय में? भगवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए नवधा भक्ति को उनकी मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसनगर जो अभिलेख है वो हेलियोडोरस का जो है कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस है वो कहाँ का निवासी है? तो वो है तक्षशिला। कहाँ का? तक्षशिला का। ठीक है, तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध जो है प्रस्तर स्मारक विदिशा के बेसनगर के गरुड़ स्तंभ है। अगर भागवत धर्म के बारे में देखें तो जो पहला जो है कोई ऐसा उपलब्ध साक्ष्य है वो विदिशा के बेसनगर गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत, जो तक्षशिला के जो यवन राजदूत है वो भागवत धर्म ने ग्रहण किया। तो तक्षशिला के कौन राजदूत? यवन राजदूत जो आपके हेलियोडोरस है उन्होंने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया। इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की। तो विदिशा में जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है उसको जो यमन राजदूत हेलियोडोरस हैं उन्होंने जो है स्थापित कराया था, और उन्होंने जो है भागवत धर्म को ग्रहण किया। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव
को देव देवस अर्थात देवताओं का देव कहा गया है। तो देखिए हेलियोडोरस को जो है बेसनगर के जो है आपके उसमें क्या कहा गया है स्तंभ में, भागवत, और वासुदेव को देव देवस यानी कि देवों का देवता। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो देखिए अगर हम देखें तो जो वाराह अवतार है यही जो है सही उत्तर है। वाराह अवतार से जो है पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए अंकित किया गया है। ठीक है। भगवान विष्णु ने राज्य हिरण्याक्ष का वध करने, कौन दैत्य राज जो हिरण्याक्ष होते हैं उनका वध करने के लिए वाराह का रूप धारण किया था, और उन्होंने जो है उसकी चंगुल से धरती को छुड़ा लिया। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर जो है, ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन होती है लेकिन वाराह का सिर और 4 हाथ हैं जो भगवान विष्णु की तरह शंख, ठीक है, शंख, गदा, चक्र और पद्म, 4 हाथों में 4 चीजें, शंख, गदा, चक्र और पद्म लिए हुए हैं। दैत्य जो हिरण्याक्ष है वो जो है युद्ध कर रहे हैं, उससे युद्ध कर रहे हैं। और अवतार के क्रम में अगर देखा जाए तो विष्णु का ये तीसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा अवतार है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के जो है सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जो है जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष जून माह में उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के जो है एक यात्रा निकाली जाती है जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यात्रा निकलती है। किसके? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यात्राएं निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए नंद जो राजा नंद के उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो राजा जो नंद होते हैं उनका उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? ठीक है, तो हमारा खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो राजा नंद के अभिलेखीय प्रमाण को जो है उसका उल्लेख करती है। तो कौन सा है हमारा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, देखिए जो कलिंग के चेदिवंशी वंश के जो सबसे प्रतापी राजा होते हैं वो खारवेल हैं। तो कहाँ के हैं? कलिंग के चेदिवंशी ये राजा हैं और इनका नाम क्या है? खारवेल होता है। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो जो इसका जो स्रोत है वो क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है कि जो खारवेल हैं वो चेदिवंशीय कलिंग के राजा हैं। नंद वंशीय शासक जो महापद्म नंद होते हैं कलिंग में नहर खुदवाते हैं। क्या करते हैं? कलिंग में नहर खुदवाते हैं, और इसका भी उल्लेख जो है इस अभिलेख में किया गया है। अब क्या है कि यह नगरों की जानकारी देने वाला प्रथम नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। तो कौन सा अगर एग्जाम में आता है तो कौन सा है ये जो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है वो नहरों की जो है बारे में जानकारी देता है। इसमें जैन अभिलेख भिक्षुओं को ग्राम दान दिए गए। इसमें यह भी उल्लेखित किया गया कि जो जैन भिक्षु होते हैं उनको गांव जो है दान में दिया गया है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण की 3 राज्यों, खारवेल ने क्या किया था? दक्षिण के 3 राज्य, कौन? चोल, चेर और पांड्य। कौन कौन? चोल, चेर और पांड्य को पराजित किया। ठीक है, 3 राज्यों चोल, चेल और पांड्य को पराजित किया। ठीक है, पांड्य शासक ने से उसने गधे से हल चलवाया। तो एक होता है ना कि डेरोगेटरी जो है होता है वर्ड होता है, तो यही है आपका पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलाया। ठीक है, पराजित कर दिया और गधे से हल चलाया। पता नहीं चलवाया था कि नहीं, लेकिन एक ये मतलब इस तरीके से कहावत भी हो सकती है। कहते हैं ना लोग कि हमने ये किया, ये आपकी लोकोक्ति टाइप की, तो इस तरीके की है। ठीक है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा सम्राट अपरो परशुराम? तो महापद्मनंद है जो वो जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। कौन? अपरो परशुराम, महापद्मनंद। ठीक है, तो देखिए मगध पर जो शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो देखिए शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश जो है आया, और नंद वंश का जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। ठीक है, महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। और जो है संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन थे। ठीक है, पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक, क्या? सर्वछत्रांतक, फिर से देख लीजिए, सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया। किसको? महापद्मनंद को। पुराणों में क्या कहा गया? सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है छठी शती पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है, क्या थी? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक थे उस किसके दरबार से संबंधित? जीवक जो है चंड प्रद्योत के दरबार से सॉरी, जीवक जो है आपके बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। तो देखिए गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध जो वैद्य थे वो जीवक जो है वो क्या किसके दरबार से? बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य हैं उनके वो अवंती नरेश जो है चंड प्रद्योत अपने जो है आपके जीवक को जो राजवैद्य होते हैं वो अवंती के जो नरेश होते हैं चंड प्रद्योत उनके यहाँ जो है चिकित्सा सेवा के लिए भेजते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के जो है प्रथम जो है प्रतापी शासक होते हैं, शक्तिशाली शासक माना जाता है इनको, जो मगध साम्राज्य की वास्तविक, अब इन्हीं को हम कहते हैं मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो एग्जाम में आएगा जो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा किसकी थी? अंग की। अंग जो है की राजधानी चंपा थी। तो देखते हैं उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में, कहाँ पे? वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद, कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, इसकी राजधानी थी चंपा। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त हुआ। अगर महाभारत और पुराण की बात करें तो जो चंपा का प्राचीन नाम था वो मालिनी था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना जो नगर निर्माण है वो वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो किसने की थी? जो वास्तुकार होते हैं वो महागोविंद होते हैं, जो चंपा के नगर निगम की वास्तुकार होते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त 5 अन्य नगर के नाम मिलते हैं। तो कौन से सूत्र में? महापरिनिर्वाण सूत्र में जो चंपा है उसके अतिरिक्त 5 और जो है नगर मिलते हैं। ठीक है, ये है राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। कौन से? राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। ठीक है, यूनानी आक्रमण देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। किस कारण से हुई थी सिकंदर की सफलता? देखिए उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, तो ये भी सही है, उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों का सहायता मिला था। बिल्कुल सही है, आम्बी वगैरह ने सहायता की ही थी इनकी। और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए अच्छा प्रशासक जैसा कोई चीज़ हमें मिला नहीं था, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सिकंदर जो है वो भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम जो 3 है वो सकते हैं। तो सारे हमारे सही थे, लेकिन खाली जो नीचे वाला था कि जो है कुशल प्रशासक था, ऐसा कोई जो है हमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जो होते हैं उन्होंने इस समय यहाँ पे 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई जो है केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, कोई भी सेंट्रल जो है आपका पावर नहीं था। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। ठीक है, सेना श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे जो है तमाम देशद्रोही भारतीयों ने उनका सहयोग दिया था। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। भारत की विजय तो किया था, लेकिन अच्छा प्रशासक था ऐसा कोई हमें जो है नहीं मिला है। अब उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम के तट पर पराजित किया। तो देखिए ये जो है 2013 ROA का क्वेश्चन है। तो ये है पुरु या पोरस जो है वो राज्य झेलम और चेनाब के बीच जो है बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम के तट पर पुरु को पराजित किया। कहाँ पे? झेलम के तट पर पुरु को पराजित किया। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया और उसने अपना जो उनका राज्य था पुरु का वो वापस किया और कुछ और नए इलाके भी प्रदान किए उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो देख लेते हैं, वो क्या है? मौर्य साम्राज्य। तो एक बार मौर्य साम्राज्य देख लेते हैं। देखिए गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखिए रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहीं से ये प्रमाण मिल जाता है कि जो गुजरात है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राज्य में शामिल था। 150 जो है आपका ईस्वी में रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख में क्या है? आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय जो राज्यपाल होते हैं
पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल होते हैं पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण के उल्लेख मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह एक भाग्य मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। तो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो सम्राट जो अशोक है उनके शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो ये जो है आपकी कालसी में मिली है। ठीक है, तो देखते हैं हम, कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ पे है कालसी? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख जो है मिला है। ठीक है, इसलिए कालसी एक ऐतिहासिक का एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो है, कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपके मिस्र से बिलोंग करते हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से, किसके? मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें है अंतियोकस या एंटियोकस भी बोलते हैं, ये जो है एंटियोकस टू थियोस। ठीक है, एंटियोकस टू थियोस भी बोलते हैं। ये सीरिया के शासक थे, तो ये मिलान करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। एंटियोकस कहाँ के थे? सीरिया के थे। तुर्मे या तुर्माय, ठीक है, तुर्मे जो है या जो है इनको तुर्माय भी बोलते थे। ये टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस मिस्र के राजा थे। ये जो तुर्मे या तुर्माय हैं वो जो है टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के राजा थे। अंतकिनी या इनको एनिकिनी भी कहा जाता था। ये जो है एंटीगोनस गोनातास मैसेडोनिया या मकदूनिया के राजा थे। कहाँ के? मैसेडोनिया या मकदूनिया। मग या मगमास या मेगारस, ये जो है साइरीन के शासक थे। और अलिक सुंदर या एलरू सेंट्रो, ये जो है अलेक्जेंडर पाइरस या एपरीज का राजा था। ये जो हमारा हो गया। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। जस्ट अ सेकेंड, इसके ऊपर तो कुछ ऐसा नहीं। हाँ, तो देखिए इसमें जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो देखिए ये जो है मेगास्थनीज की इंडिया में जो है बताया गया कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, क्योंकि जो है जो चाणक्य होते हैं वो मेगास्थनीज को जो है राज्य को घुमाते हैं और वो वही चीज़ दिखाते हैं जो है उनको दिखाने योग्य होती है। तो उन्होंने जो है मेगास्थनीज ने बताया कि जो इंडिया है, भारत है, उसमें दास्तान नहीं है। तो देखिए 7 जो है श्रेणियों को में बांटा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया। तो कौन कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ध्यान रखिएगा 7 श्रेणी कौन सी है? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते हैं। उनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उनसे भिन्न कोई पेशा अपना सकता था। ठीक है, इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के मूल लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक थे। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जो हैं वो कौन है? निरियाकस, ओनोक्रिस्टस, एस्ट्रियोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मौर्य शासन के बारे में बहुत कुछ बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो कहाँ पे पुनर्विवाह प्रोहिबिट है? तो ये आपका जो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह जो है क्या है? वर्जित है। ठीक है, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। तो सही उत्तर हो गया मनुस्मृति। अब देखिए मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जो वह विधुर हो, ठीक है, विडोवर हो, वो पुनर्विवाह कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई विधवा है जिसके पति मर गए हों, वो जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती। तो उनको विडो कहते हैं, उनको विडोवर कहते हैं, इनको विडो कहते हैं, विधुर कहते हैं और इनको विधवा बोलते हैं। ठीक है, तो उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूची है और मिलान करना है। तो देखिए सूची में कौन कौन है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। और दूसरी सूची में प्रियदर्शी, सैंड्रोकोटस, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। तो सबसे देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको सैंड्रोकोटस कहा।
और किसने कहा ये बताइए जरा मुझे। जो चंद्रगुप्त है इनको सेंड्रोकोटस किसने कहा था? ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया। बिंदुसार को क्या? अमित्र घात। अशोक को प्रियदर्शी, पता है अशोक को प्रियदर्शी सबको। चाणक्य जो है इनको विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो ये हमारा जो है था। अब एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए देखिए, जस्टिन आदि जो यूनानी लेखक होते हैं, कौन? जस्टिन जो है होते हैं यूनानी लेखक, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। तो जस्टिन ने जो है जस्टिन का नाम याद रखिएगा, जस्टिन वीबर नहीं, जस्टिन। अब आप अगर कोरिलेट करना चाहिए तो कर दीजिए। जस्टिन जो होते हैं वो सेंड्रोकोटस, जो किसको कहते हैं सेंड्रोकोटस? चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स जो होते हैं उन्होंने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो जो जस्टिन आदि जो यूनानी लेखक है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहते हैं, और विलियम जॉन्स सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह पहचान भारतीय इतिहास के क्रम में आधारशिला बन गई। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा? अमित्र चेट। क्या कहा? अमित्र चेट। ठीक है, और विद्वानों के अनुसार अमित्र चेट का संस्कृत रूप है अमित्र घात या अमित्र खाद, पशुओं का नाश करने वाला। तो जो है बिंदुसार का नाम था अमित्र चेट, जिसको कहते थे अमित्र घात या अमित्र चेट। ठीक है, और अमित्र चेट का मतलब है अमित्र खाद। अमित्र खाद जो पशुओं को शत्रुओं को विनाश करते हैं। मौर्य सम्राट जो अशोक होते हैं उनको प्रियदर्शी से संबोधित किया गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जो है उनको विष्णुगुप्त भी कहा गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में से निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनर क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो गिरनर क्षेत्र में किसने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो देखिए अशोक ने ध्यान दिया। ठीक है, गिरनर में, गुजरात में। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सन ईस्वी के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और एवं अशोक, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनर क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ठीक है, उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाया। कौन सी झील? सुदर्शन झील जो खुदवाई, और अशोक ने ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहर निकलवाई। तो उन्होंने झील खुदवाई थी और अशोक ने जो है इससे नहर निकलवा दी थी। शक छत्रप जो रुद्रदामन होते हैं, कौन? शक छत्रप रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत कराई थी। देखिए, जो रुद्रदामन होते हैं, जो जूनागढ़ के जो है शासक होते हैं, उन्होंने झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का है, अतः उत्तर में ईस्वी सन की पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा है, इसका पहले का पूछ रहा है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो जो रुद्रदामन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी जो है झील की मरम्मत कराई थी। लेकिन ईस्वी सन के पहले की बात कर रहे हैं तो हम चंद्रगुप्त और अशोक का ही नाम लेंगे। इस प्रकार जो है रुद्रदामन का नाम भी गिरनर क्षेत्र के जल संसाधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो है पहले का पूछने की वजह से ये इस उत्तर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्व भारत के शासक सेल्यूकर की आक्रमणकारी सेना को 305 में पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार, मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो अब मौर्योत्तर काल जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इसको जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।